अस्सलाम वालेकुम एंड खुशामदीद। मेरा नाम है सुंदस इकराम। आज के इस शो में हम एक बहुत ही अहम इदारे के बारे में बात करेंगे जो सिंध की आवाम के लिए ख़ास अहमियत रखता है। ये इदारा ना सिर्फ कंज्यूमर्स के लिए फ़ूड सेफ्टी को यकीनी बनाता है बल्कि फ़ूड हैंडलर्स और फूड बिजनेसेस के लिए भी एक रहनुमा बनकर साबित हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सिंध फूड अथॉरिटी की। सिंध फूड अथॉरिटी का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि जो चीज़ हम खा रहे हैं या जो चीज़ें हम पी रहे हैं वो महफूज हों और सेहत के असूलों के मुताबिक हों। इसी सिलसिले में आज हमने स्टूडियो में दावत दी है मिस्टर फ़हद बलोच को, जो सिंध फूड अथॉरिटी में एडिशनल डायरेक्टर की पोजीशन पे तैनात हैं। मिस्टर फ़हद बलोच से हम ये जानेंगे कि एसएफए का मकसद क्या है, ये इदारा क्यों वजूद में आया और इनको इस इदारे में काम करते हुए किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और ये इदारा किस तरीके से फूड बिजनेसेस ऑपरेटर्स और कंज्यूमर्स के लिए एक रहनुमा बनकर साबित हुआ है। तो चलिए बिना किसी देर के इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और जानते हैं कि सिंध फूड अथॉरिटी क्या काम कर रही है और उसका मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर फ़हद बलोच, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे इन द शो। मैं ये जानना चाहूँगी कि आप प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले अपना तारुफ़ करवा दें और आप जिस इदारे से मुंसलिक हैं उसके बारे में भी हमें बताएं कि वो क्या काम कर रहा है, वो क्यों वजूद में आया, उसका क्या मकसद है। जी वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा नाम फ़हद अनवर बलोच है। मैं एडिशनल डायरेक्टर कराची डिवीज़न हूँ सिंध फूड अथॉरिटी में, यानी कराची की तमाम तर डिस्ट्रिक्ट्स मेरी ज़िम्मेदारी हैं। सिंध फूड अथॉरिटी 2016 में थ्रू सिंध फूड अथॉरिटी एक्ट क्रिएट किया गया और उसके बाद 2018 में ये अथॉरिटी ऑपरेट करना शुरू हो गई और कराची उसका मेन एक हब था, क्योंकि ड्यूरिंग दैट टाइम कराची में ही मेजर बिजनेसेस होते थे और बाकी सिंध में बिजनेसेस अभी डेवलप हो रहे थे फूड इंडस्ट्री में। इसका मकसद यही था कि फूड सेफ्टी, फूड अवेयरनेस और अडल्टरेशन या मिलावट के बारे में अवाम नास को भी इंफॉर्मेशन दी जाए और इसकी इंस्पेक्शन भी की जाए और सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थ्रू लाइसेंसेस हर बिजनेस को सिंध फूड अथॉरिटी के अम्ब्रेला में लाया जाए। यानी कि रेगुलेट करते हैं आप लोग फूड बिजनेसेस को कि किस तरीके से इसमें काम होना चाहिए। बिल्कुल, हम फूड रेगुलेशन अथॉरिटी सिंध की हैं, यानी जो फूड बिजनेसेस यहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं उनका इंस्पेक्शन करना, उनको लाइसेंस देना और अगर वो लोग कोई भी मिलावट या हमारी फाइंडिंग्स में हमें पता चलता है कि एसओपी सही फॉलो नहीं कर रहे तो उसमें हम पेनल्टीज भी लगाते हैं और सील भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम इस बात से कि मुझे ये बताएं कि ये जो एसओपीज आप लोगों ने बनाए हैं, ये एसओपीज क्या सिंध के हैं, पाकिस्तान के हैं, आई मीन नेशनल हैं, इंटरनेशनल हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये एसओपी सिंध ने पार्टिकुलरली सिंध प्रोविंस के लिए ही बनाए, क्योंकि सिंध फूड अथॉरिटी ऑब्वियसली जब लॉ बन रहा था तो हम दूसरे प्रोविंस से भी रुजू करते हैं जो लॉज बने होते हैं, जैसे कि पंजाब फूड अथॉरिटी, लेकिन क्योंकि सिंध के डायनामिक्स अपने हैं तो हमने उन लॉज को टेलर करके अपने हिसाब से एसओपीज बनाए हैं। तो क्या ये लॉज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक भी हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को देखते हुए ही और दूसरे प्रोविंसेस के प्रैक्टिस को देखते हुए हमने अपने एसओपीज बनाए हैं, जिसमें हम जगह की सफाई, एम्प्लॉईज़ की सफाई जो वहाँ पे काम करते हैं, जो खाने पीने की अशिया बिकती हैं उनको, उन सब को डिफरेंट चेकलिस्ट और तरीक़ों से चेक करते हैं। अच्छा, आपने एक बात की थी कि फूड सेफ्टी और फूड हाइजीन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जी बिल्कुल, फूड हाइजीन तो सफाई सुथराई की अगर आप बात कर रहे हैं तो जो भी इंग्रेडिएंट्स चलते हैं, आपकी डिश बनती है या फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जिस जगह पे बन रहा होता है वो हाइजीन में आ जाता है। सही। लेकिन फूड सेफ्टी जब आ जाती है तो जो मिलावट जुदा अडल्ट्रेशन वाली चीज़ें, जैसे कि दूध में फॉर्मलिन या मिठाई में रंग काट, ये चीज़ें सिर्फ देखने से पता नहीं चलती, इनके सैंपल लेके उनको टेस्ट कराना पड़ता है, तभी फूड सेफ्टी अश्योर होती है। आपने बताया कि आप सिंध को पूरा देख रहे होते हैं कि जो ऑपरेशंस हैं और आपके पास ये सारा एक प्रोविंस है, तो कराची के अलावा भी एसएफए के डोमेन में आती हैं ये चीज़ें सारी? जी बिल्कुल, मैं एडिशनल डायरेक्टर कराची का हूँ। हमारे साथ एक और एडिशनल डायरेक्टर हैं जो रेस्ट ऑफ सिंध को देख रहे हैं। हम दोनों टीम्स फिर इवेंचुअली डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी के इंस्ट्रक्शंस पे काम कर रहे होते हैं और रैंडम इंस्पेक्शन जो डेली बेसिस पे डिफरेंट टीम्स पे कर रहे होते हैं अलग-अलग शहरों में। सर, किस तरह होता है ये काम? आई मीन आप लोग जब जाते हैं, क्या प्लानिंग होती है? इसके लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं या किसी भी दुकान पे चले गए? तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी कि आपकी टीम्स किस तरह काम करती हैं? वैसे तो अमूमन हम रैंडम चेकिंग ही करते हैं हमारी टीम्स के ज़रिए, डेली बेसिस पे हम हर टीम 20 इंस्पेक्शंस मिनिमम, और पूरे कराची में हर रोज़ 100 से ज़्यादा इंस्पेक्शंस हो रहे होते हैं कि फूड बिजनेसेस को पता ना चले हम कब आ रहे हैं और कैसे आ रहे हैं। लेकिन हमारे कैंपेन्स भी होते हैं, उन कैंपेन्स में हम टारगेट करते हैं स्पेसिफिक फूड प्रोडक्ट्स को, जैसे कि दूध या गोश्त या ब्रेड, और उनको हफ्तावार में हम इंस्पेक्शंस भी करते हैं और साथ मीडिया पे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन भी चलाते हैं अवाम अनास के लिए। सही, सही। अच्छा, आपने बताया कि आप कराची में हम तकरीबन 100 इंस्पेक्शन
डेली बेसिस पे हो रही होती है। तो आपके क्या है, टीम्स कितनी हैं, किस तरह से डिवीजन्स हुई हुई है इसकी? हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 2 टीम्स भी हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट ईस्ट जो कि बड़ा डिस्ट्रिक्ट है रेस्टोरेंट्स के लिहाज से, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 1 टीम भी होती है। तो वो टीम्स बेसिकली हर डिस्ट्रिक्ट वाइज़ एक फूड सेफ्टी ऑफिसर जो कि फूड साइंस की डिग्री की नॉलेज के साथ ऑफिसर होता है हमारा, और साथ उनके असिस्टेंट्स, वो जाके रैंडमली इंस्पेक्शंस करते हैं और डिस्ट्रिक्ट में, और डेली बेसिस पे फिर हमें रिपोर्ट देते हैं। सर क्यों ज़रूरी होती हैं ये इंस्पेक्शंस करना? क्या जब फूड बिज़नेस ऑपरेटर आपके पास आता है बिज़नेस को स्टार्ट करने से पहले, तो तब उनको अवेयरनेस नहीं दी जाती है? अवेयरनेस दी जाती है बिल्कुल, जब वो रजिस्ट्रेशन भी करवाने आते हैं अपने बिज़नेस की, तो हम उनको एसओपीज़ की कॉपी देते हैं और सारे डॉक्यूमेंट्स उनसे लेते हैं, इंश्योर करते हैं कि उस वक्त चीज़ें सही हों। सही। इंस्पेक्शन भी होती है रैंडमली। ज़ाहिर बात है लाइसेंस के बाद तो आपको तो नहीं पता हालात इस वक्त कैसे हैं, तो रैंडम इंस्पेक्शन बेस्ट तरीका है जिससे हम कभी भी किसी वक्त पहुंच जाते हैं और उसी वक्त के उनको प्रिपरेशन का टाइम ना मिल सके। ख़ास तौर पे बहुत दफ़ा ये होता है कि हम रेस्टोरेंट्स में आते हैं और उसी वक्त सफाई-सुथराई शुरू हो जाती है, और जब हम उनको टोकते हैं कि जी ये चीज़ यूँ क्यों पड़ी है, तो कहते हैं सर अभी तो साफ़ कर रहे हैं, पर मकसद ये है कि आपको तो साफ़ रखना है। तो वो साफ़ रखना, उनका खौफ उनके ज़हन में लाना, वो हमारा काम होता है। सर आप बात कर रहे थे कि एसओपीज़ बने हुए हैं जो कि आपने इंटरनेशनल, नेशनल या फिर अदर प्रोविंस को सामने रखते हुए बनाए थे, सिंध फूड अथॉरिटी के लिए। मैं अगर इन एसओपीज़ को समझना चाहूँ तो मुझे सबसे पहले तो इसमें ये बताएँ कि क्या ये एसओपीज़ मुश्किल होते हैं बनाना और इम्प्लीमेंट करवाना, या ये अवामुन्नास को, या हमारे जो फूड बिज़नेसेस हैं उनको ज़हन में रखते हुए बनाए जाते हैं? नहीं, बिल्कुल मुश्किल तो आती है ये एसओपीज़ बनाने में, क्योंकि हम चाहते हैं वो ओवरऑल और कॉम्प्रिहेंसिव हो। उसमें हम स्टेक होल्डर्स की भी हेल्प लेते हैं जैसे फूड बिज़नेसेस। लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जैसे पीएसक्यूसीए एक इदारा है पाकिस्तान का जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स टेस्टिंग करता है, उनके अपने स्टैंडर्ड्स भी हैं। तो पहले तो हम वो इंश्योर करते हैं। उसके अलावा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बहुत सारे हैं, जिनसे हम गाइडेंस लेके फाइनल हमारे एसओपीज़ हर डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए बने हुए हैं। उन्हीं के बेसिस पे बने हैं। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जब हम फॉलो करते हैं तो इससे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को क्या फ़ायदा होता है? आई मीन कि अगर मैं बात करती हूँ किसी भी दूध वाले से, तो वो अगर मुझसे ये कहता है कि हम बाहर के स्टैंडर्ड्स कैसे फॉलो करें, उनके डायनामिक्स ही अलग हैं, उनके एक्सटर्नल फैक्टर्स ही अलग हैं, तो हम क्यों फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को एक मयार बनाते हैं? हम इस वजह से बनाते हैं कि ऑब्वियसली जब आप एक स्टैंडर्ड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने मुल्क में, अपने एरिया में, तो आप ट्राई तो यही करते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो। आपने दूध की अगर बात की, तो ऑब्वियसली हमारा एक कॉन्सेप्ट है फार्म टू फोर्क। इसमें बेसिकली जहाँ गवाला दूध एक्सट्रैक्ट कर रहा है गाय भैंस के ज़रिए, वहाँ से लेके ऑल द वे जब वो दूध आपके ग्लास में सर्व हो रहा है, वहाँ तक एसएफए सारी चेकिंग करे। उसमें पहले प्रोसेस में हम इंश्योर करते हैं कि जहाँ गवाले या दूध जहाँ एक्सट्रैक्ट हो रहा है, वहाँ एम्प्लॉइज़ की हाइजीन, गाय भैंस की सेहत, और जो फाइनल मिल्क बन रहा है उसमें कोई मिलावट, जैसे कि फॉर्मेलिन जो आप पहले पूछ रही थी, कि फॉर्मेलिन एक कॉमन चीज़ है जो अमूमन हमें गवालों के पास मिलता है, कि उससे ऑब्वियसली उस मिल्क की क्वांटिटी बढ़ जाती है लेकिन क्वालिटी गिर जाती है। तो क्या पहले तो हम वो होता है ये इंश्योर करते हैं। फॉर्मेलिन? कोई केमिकल है? केमिकल है, बिल्कुल केमिकल है जो दूध की क्वांटिटी को बढ़ा देता है, लेकिन उसमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है और ऑब्वियसली पॉइजनस टू ह्यूमन हेल्थ भी उसको बना देता है। तो गवाले के पास तो सबसे ज़्यादा हम ये चेक कर रहे होते हैं कि उसकी दूध की क्वालिटी अच्छी हो और ओवरऑल हाइजीन हो। हमारी टीम वहाँ भी जाती है। उसके बाद जब वो ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, उनके अलग एसओपीज़ बने हुए हैं। एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे आपने उसको ट्रांसपोर्ट करना है, स्पेसिफिक कंटेनर्स में करना है जो हैज़र्डस टू ह्यूमन हेल्थ ना हो, स्टील के बने हुए हों। उसके बाद जब वो फाइनल दूध वाली दुकानों की तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ पे वो कैसे फ्रिजेस में स्टोर कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉइज़ ने ग्लव्स और सेफ्टी इक्विपमेंट पहनी है नहीं पहनी है, जो दूध उन्हें रखा हुआ है ज़्यादा पुराना तो नहीं हो गया है, वो फिर एंड पे चेक करके कंज्यूमर के लिए हम इंश्योर करते हैं कि वो हेल्दी है। तो नाज़रीन आप लोग ये देखें कि एक दूध जो कि बहुत ही कॉमन कमोडिटी है, जो हर घर में आपने देखा होगा कि इस्तेमाल हो रही है, आप भी इस्तेमाल करते हैं, मैं भी इस्तेमाल करती हूँ, फ़हद के यहाँ भी इस्तेमाल होती है, उसको हम तक पहुँचने के लिए, उसकी सेफ्टी और हाइजीन को मेंटेन करने के लिए एक पूरा प्रोसेस है जो सिंध फूड अथॉरिटी ये कोशिश करती है कि वो इसको इंश्योर करे कि वो हमारे तक बिल्कुल एक सेफ़ और हाइजीनिक दूध पहुँचे। जिसमें अभी हमें पता चला कि दूध में ज़्यादातर मिलावट, हमें एज ए कंज्यूमर ये लगता था कि सिर्फ पानी की है, लेकिन फॉर्मेलिन जो कि हमें जिसका अंदाज़ा नहीं है उसकी भी मिलावट है। इसके अलावा और भी अडल्ट्रेशन जो हम गाहे बगाहे मीडिया पे देखते रहते हैं, उसको ये लोग इंश्योर करते हैं। फ़हद, मेरा आपसे एक सवाल ये था कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को हम फॉलो करते हैं, क्या उसका मकसद सिर्फ पाकिस्तान में भी बेस्ट प्रैक्टिसेस को इंश्योर कराना है, या एसएफए इसके बियॉन्ड भी कुछ सोच रहा है? नहीं, बिल्कुल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जैसे कि पीएसक्यूसीए, इनका मेन मकसद ही यही होता है कि जो फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स हैं, वो भी अपना एक स्टैंडर्ड बढ़ाएँ।
अगर एक बेसिक गवाला है, हमारे पास बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें बेसिक गवालों ने आहिस्ते आहिस्ते बिज़नेस को बढ़ा के बेहतर लाइफ स्टॉक लिया, बेहतर उनके लिए एनवायरनमेंट लिया, उनके लिए स्पेशल इक्विपमेंट ली और एक बहुत ही आईएसओ लेवल पे बल्कि काफ़ी लोगों ने उस ऑपरेशंस को मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक आलात के ज़रिए एक हाई स्टैंडर्ड पे ले गए। इस हद तक कि वो पूरे पाकिस्तान में फिर एक स्पेशल पैकेजिंग जैसे कि टेट्रा पैक या प्लास्टिक बॉटल्स में बिक रहा है और कोशिश यही है कि इवेंचुअली यही ब्रांड्स इंटरनेशनली भी कम्पीट करें और एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्रिएट करें जैसे कि दूध। तो इसका मकसद ये है कि फूड अथॉरिटी को अगर आप बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें या ओवर आर्चिंग लेवल पे देखें, तो फूड अथॉरिटी ना सिर्फ फूड की सेफ्टी को इंश्योर कर रही है, आवाम की सेहत का ख्याल रख रही है, बल्कि वो फूड बिजनेसेस को इतना ग्रो कराना चाहते हैं कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक काम करें, इंटरनेशनली हम इसको अपनी प्रोडक्ट को आगे लेकर जाएं। और इसका एक अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव या अल्टीमेट बेनिफिट आप कह लें वो ये होगा कि हमारी इकॉनमी में इसकी ग्रोथ होगी, इकॉनमी हमारी ग्रो करेगी अगर हमारा बिजनेस, हमारी प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल मार्केट्स में जा रही हैं और वहाँ लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं। सर, आप मुझे ये बताएं कि एज ए एडिशनल डायरेक्टर आप कराची को देख रहे हैं और ऑपरेशंस को देख रहे हैं, फील्ड आपकी पूरी आप उसको मैनेज कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि कितनी मुश्किल है ये जॉब या कितनी आसान है? फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को आप कैसा देखते हैं? वो क्या अकोमोडेटिंग हैं या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं? डेली बेसिस पे जी हमें हर किस्म के लोग मिलते हैं फूड बिजनेस ऑपरेटर्स। कुछ चैलेंजिंग भी होते हैं जिनके साथ हमें डिफ़िकल्टी भी फील होती है। कुछ जो हैं वो ख़ुद हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि जी आप आएँ, हम तो मिलना चाह रहे थे आपसे। हर किस्म के लोग आपको मिलेंगे फील्ड में। लेकिन अच्छी बात ये होती है कि जो पुराने हैं फूड बिजनेसेस वो अमूमन हमें ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बल्कि उनके तौर तरीक़ों से हम भी लर्न करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जो लोग स्पेशली लोकल मार्केट्स में होते हैं वहाँ सबसे ज़्यादा हमें चैलेंजेस फेस होते हैं। एक तो इलिटरेसी की वजह से थोड़ी, क्योंकि ज़ाहिर बात है लोग चाहते हैं कि हमारे बिज़नेस का इंटरेस्ट अफेक्ट ना हो, लेकिन हमारा मकसद यही होता है कि भई आप बिज़नेस करें लेकिन बेहतर तरीके से करें। उनको समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली टेक्निकल टर्मिनोलॉजी और जो चीज़ें हम एक साइंटिफिक बात कर रहे होते हैं, बट ओवरऑल वो सारे मान ही जाते हैं। और कोशिश यही होती है कि उनको भी हम थ्रू डिफरेंट एसओपी मटीरियल या हमारी ट्रेनिंग्स भी होती हैं उनमें हम बुलाएँ और उनको बेहतर से बेहतर फूड हैंडलर्स बनाया जाए। सही, बहुत बेहतरीन। ये जब अगर मैं ओवरऑल आपसे एक चीज़ पूछूं कि आपको क्या लगता है एसओपीज़ का फॉलो ना होना, कहीं हो रही हैं और कहीं नहीं हो रही हैं। अब जहाँ पर एसओपीज़ फॉलो नहीं हो रही हैं उसके पीछे कोई 2, 3, 4 रीज़न्स अगर आप बताना चाहें कि वो क्या वजूहात हैं? एक तो जी प्रॉफिट फूड बिज़नेस का मेन मकसद होता है। ज़ाहिर बात है जितने उनके कॉस्ट बचेंगे उतना ही उनको प्रॉफिट होगा। लेकिन हमारा मकसद यही होता है कि जी इतना आप ना गिराएं कि उसमें फूड स्टैंडर्ड्स आपके गिर जाएँ। तो एक तो उनकी अपनी पर्सनल विल बड़ी मैटर करती है। सेकंड, इलिटरेसी उनकी मतलब बल्कि नॉलेज ऑफ फूड बिज़नेस और उनके एम्प्लॉइज़ की ट्रेनिंग सेकंड पे वो मैटर करती है। उसके अलावा जो चैलेंजेस हमें पेश आते हैं उसमें मिलावट ही आ जाती है और मिलावट को टेस्टिंग अमूमन हम ऑन द स्पॉट करते हैं और हमें पता ज़रूर चल जाता है, लेकिन अगली दफ़ा हमारी कोशिश यही होती है इतना गाइड करें उनको कि अगली दफ़ा यह मिलावट हमें नज़र ना आए। उसके अलावा एक्सपायर्ड मीट प्रोडक्ट्स या एक्सपायर्ड गुड्स वो अमूमन हमें मिलते हैं, उनको हम इमीडिएटली डिस्कार्ड करवाते हैं और इंश्योर करते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो हमें ऑन प्रेमिसेस ना मिले। अब ये जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट है, मैं आपके बाकी सवालात पे भी मेरे कुछ जवाबात पे मेरे सवाल बन रहे हैं। एक्सपायर्ड की हम बात करते हैं, वो लोग अवेयर नहीं हैं, उनका स्टाफ अवेयर नहीं है कि वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट रखा हुआ है, यूज़ हो रहा है, या वो इंटेंशनली उसको रखा हुआ होता है? अमूमन जब हम जाते हैं फूड बिजनेस में तो सबसे कॉमन जो हमें जवाब मिलता है वो ये है कि जी हमने साइड पे रखा था, ये हम इस्तेमाल नहीं करते। तो हम उनको बताते हैं कि जी इसका मतलब ये नहीं आप उसी जगह पे साइड पे रखें, आप मार्क करके किसी अलग जगह पे उसको स्पेसिफिक जगह पे रखें और उसको इमीडिएटली डिस्कार्ड करें। क्योंकि हम जब आते हैं ऑन साइट हमें तो ऐसे ही लगता है आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जस्टिफिकेशन तो नहीं बनती है उनकी। तो कोशिश यही होती है कि जो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स वगैरह हैं उनको अलग एरिया में बताया जाए और उन्हीं को एक साइकिल ऑफ स्टॉक समझाएं कि जब आप सामान ले रहे हैं तो इस हिसाब से आप लें कि जैसे ही आपका ख़त्म हो तो फ्रेश स्टॉक आ जाए, कि वो एक्सपायर्ड प्रोडक्ट पड़ा ही ना हो। तो ये कुछ तरीके हैं कि हम कंट्रोल करते हैं इनको। सही। आपने एक बात की थी कि हम अपनी फील्ड विजिट में ये देख रहे होते हैं कि एडल्ट्रेशन
और ये सारी चीज़ें। अब एडल्ट्रेशन तो ऑब्वियसली वो प्रॉफिट के ज़िम्रे में ही आती है ना, कि वो प्रॉफिट इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं। मेरा इस पे ये सवाल है कि अगर एसओपीज़ को फॉलो करेंगे तो भी तो प्रॉफिट इंक्रीज़ हो रहा है ना, इस बिल्कुल बात से वो अवेयर हैं? वो अवेयर हैं, लेकिन उनको पुश ये करना होता है कि जी आप अगर सोच रहे हैं कि इतने में पैसे बचा के अमीर बन जाऊंगा या मेरा बिजनेस बड़ा हो जाएगा, आप उसकी क्वालिटी को बढ़ाएंगे, आपको इनकम डबल हो जाएगी जिससे आप ग्रो करेंगे। और इसी पे हम उनके साथ वर्किंग कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे फूड बिजनेस। ऐसी एग्जांपल्स हैं कुछ आपके जहन में जो कि एसओपीज़ को फॉलो करने के बाद आपने देखा हो, या एफबीओज ने आपसे आके बताया हो कि अब अच्छा चल रहा है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ गया है, लोग आ रहे हैं? बिल्कुल डेली बेसिस पे हमें डिस्ट्रिक्ट की टीम से ये खबरें भी आ रही होती हैं, बल्कि उनको हम एक पॉजिटिव रोल मॉडल के तौर पे भी प्रेजेंट करते हैं कि जी इनका स्टैंडर्ड देखें। अमूमन हमारे पास हर टाइप ऑफ फूड प्रोडक्ट या बिजनेस का एक बिजनेस तो है, चाहे वो दूध में हो जाए, ब्रेड में हो जाए, मीट में हो जाए, जिनको हम एज स्टैंडर्ड पेश करते हैं और उनको भी बताते हैं जो लोग इनको फॉलो नहीं कर रहे कि जी इनको आप देखें, ये भी तो आपके साथ मार्केट में कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन ये लोग एसओपीज़ फॉलो कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन करने की ज़रूरत है, साथ साथ पेनल्टीज़ भी चलती हैं तो चीज़ें बेहतर होंगी इंशाल्लाह। चले तो पेनल्टीज़ पे आते हैं। अब आप लोग ये कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरह की पेनल्टी होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, फिर वो पेनल्टी विड्रॉ कैसे होगी और वो सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में? हमारे पास एक पेनल्टी का पूरा चार्ट बना हुआ है जो डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में हमें बताता है कि कितना पेनल्टी हमें करनी चाहिए। कोशिश यही होती है कि फूड बिजनेस पे ज़्यादा बोझ ना लगाया जाए, क्योंकि पहले ही इकोनॉमी बहुत मुश्किल चल रही है। लेकिन ज़रूरी इस वजह से भी है कि उसके बगैर तो वो लोग हमें सीरियसली लेंगे ही नहीं। तो पेनल्टीज़ तो हमारी कंट्रोल्ड ही होती हैं, लेकिन यह है कि एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेज में, जैसे कि मिलावट की जैसे आप बात कर रही थी, तो हम दुकान को सील भी करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है अगर एक प्रोडक्ट में हमें मिलावट थ्रू टेस्टिंग मिल गई, मीन्स कि उनका पूरा बैच ख़राब है, तो वो बैच हमें ज़ाया ज़रूर कराना होता है। लेकिन कोशिश यही होती है कि उसमें उनको इस नौबत तक बात लेके आई ना जाए और पहले ही उनको इंटरसेप्ट कर लिया जाए हमारे रैंडम चेकिंग में, कि चीज़ें बेहतर हो सकें। तो ये जो आप टेस्टिंग करते हैं, इसमें फिर कोई टाइम पीरियड होता है या आप ऑन स्पॉट ही सील करते हैं? कुछ टेस्टिंग ऑन स्पॉट हो सकती है, जैसे कि ऑयल की और जैसे कि दूध की, लेकिन उसके अलावा जो चीज़ें हैं उसके हम सैंपल्स लेके एक जिपलॉक बैग में या कंट्रोल एनवायरनमेंट में रख के, अगर वो दूध जैसी अशया है तो उसको एक टेम्परेचर कंट्रोल जगह में रखते हैं हमारे ऑफिस में, और फिर अगले ही दिन या सेम डे हम लैब को पहुंचा देते हैं। अपनी लैब या आउटसोर्स लैब वो उसी को टेस्ट करके हमें बताती है कि उसमें क्या मसले हैं। तो सर अगर उस सूरत में जो जहाँ से आपने वो सैंपल कलेक्ट किया है वो कह दे कि मेरा सैंपल नहीं है ये? नहीं, सैंपल तो हम जब जगह में होते हैं तो उन्हीं का ही है ऑब्वियसली, क्योंकि वो प्रेमिसेस उनकी जिम्मेदारी है। तो ये तो चलें एक और बात हो गई, लेकिन हमारे फूड सेफ्टी ऑफिसर्स जो हैं वो इस चीज़ में बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं कि वो देख के ही प्रेमिसेस को पहचान जाते हैं कि जी इस चीज़ का रंग सही नहीं लग रहा या इस चीज़ की स्मेल सही नहीं आ रही, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली कि इसमें मिलावट है, और वो टेस्ट में कंफर्म हो जाता है, अमूमन कंफर्म ही होता है। सही। अब आप मुझे ये बताएं कि हम चैलेंजेस की बात कर रहे थे। कराची इटसेल्फ एक काफ़ी पॉपुलेटेड शहर है, फिर आप पूरे सिंध फूड अथॉरिटी देख रहे होते हैं, तो रिसोर्सेज के हवाले से आपको किन चैलेंजेस का सामना है? क्योंकि कवर तो पूरा कराची करना है, और एक टीम या दो टीम एक डिस्ट्रिक्ट को कैसे कवर करती है फिर? बिल्कुल ठीक बात की आपने। मेन हमारा कंस्ट्रेंट ही यही है कि हम तो और एम्प्लॉय स्ट्रेंथ बनाना चाह रहे हैं हमारे इदारे की। इस वक्त हमारे पास जो टीम्स हैं वो बहुत अच्छा मैनेज कर रही हैं डिस्ट्रिक्ट्स को, इवन तो डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन फूड बिजनेसेस कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ में ही होते हैं, सारे में नहीं होते, तो वो ओवर द टाइम कवर हो जाते हैं। और अमूमन हम लोग इस बिना पे नहीं काम करते कि जी हर जगह जाना है। हमारा ये होता है कि इतना जाएं कि लोगों के जहन में हो कि ये लोग आ जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर बात है लिमिटेड टीम्स तो हमेशा रहेंगी, कभी भी फुल स्ट्रेंथ उस तरह से इदारों पे नहीं होती। तो हम बेहतर मैनेज करें, लेकिन इंशाल्लाह और फूड साइंस के ग्रेजुएट्स को हायर करके और अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर करके हम इसको बेहतर से बेहतर बनाएंगे और टीम्स को और बढ़ाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट में 3 से 4 टीम्स भी हों। ठीक है, बहुत ही सैर हासिल गुफ्तगू चल रही है हमारी, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन हो रहा है। हमें इस बात से ये पता चल रहा है कि एक ऐसा इदारा हमारे सरों पे मौजूद है कि जो चीज़ें हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो प्रॉपर चेकिंग के थ्रू हमारे पास आ रही होती है, बल्कि इनकी कोशिश है कि हम जो भी चीज़ हमारे घरों में इस्तेमाल हो रही है वो एक पूरे प्रोसेस के थ्रू ही हमारे पास आए। गुफ्तगू के इसी सिलसिले को जारी रखेंगे एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद।
बात कर रहे थे फूड सेफ्टी, हेल्थ और हाइजीन की। सेफ्टी तो मुझे आपकी बात से समझ में आ रहा है कि जगह साफ हो जहाँ वो फूड या जो भी हमारी प्रोडक्ट है वो वहाँ पर हैंडल हो रही है, जो बंदा उसको हैंडल कर रहा है वो वाली चीज़ साफ हो, जो सेफ्टी की उसमें आती है। हाइजेनिक भी उसी में ही आता है ना कि आपका प्रेमिसेस साफ हो। हेल्थ कैसे इंश्योर करते हैं आप खाने की? अच्छा सवाल आपने पूछा। हाइजीन तो चले ऊपर ऊपर तक हम देख रहे होते हैं। जी। हेल्थ जब देखना होता है तो ऑब्वियसली उस प्रोडक्ट में अंदर जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जो एक हेल्दी प्रोडक्ट बनाए, जैसे कि दूध अगर ले लें या ऑयल, उसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं या नहीं हैं और अप टू किस क्वालिटी के वो इंग्रेडिएंट्स हैं। एक कॉमन एग्जांपल अगर तेल की हम लेते हैं तो उसमें विटामिन ए बहुत ज़रूरी है फोर्टिफिकेशन के लिए, अपनी इम्यून सिस्टम को बेहतर करने, और अगर वो चीज़ नहीं उसमें डाला गया तो वो ऑयल अप टू द मार्क नहीं होता। दूध में भी आपको पता है कि डाइल्यूट करने से वो मिलावट आ जाती है उसमें, तो वो उस क्वालिटी की डेंसिटी हो या थिकनेस हो उस दूध की, तभी वो हाई क्वालिटी और हेल्दी होता है। अच्छा, जैसे कि मिसाल के तौर पर आपने तेल की बात की, अब आप मुझे ये समझाएं और मेरे नाजरीन को भी कि तेल है साफ, मिसाल के तौर पर हम एक ABC कोई एग्जांपल ले लेते हैं, वो सेफ भी है और वो हाइजेनिक भी है, लेकिन क्या हमें ये भी देखना होता है कि वो हेल्दी भी है? जी बिल्कुल, क्योंकि तेल की जो कंपनीज हैं उन्होंने अपने डब्बों पे एक न्यूट्रिशनल वैल्यू चार्ट भी लगाती हैं, हाँ जिसमें वो जी। कहते हैं ये इंग्रेडिएंट्स हैं और ये विटामिन या जी और मिनरल्स आपको मिलते हैं। उसकी टेस्टिंग अलग हम करते हैं जब भी हम जाते हैं फूड बिजनेस ऑपरेशन के बाद, तो हमें नज़र आता है कि ऑयल यूज़ हो रहा है किसी भी काम के लिए। एक तो द फ्रेशनेस ऑफ द ऑयल तो चलें देखते ही देखते हैं कि रैंसिड तो नहीं। उसके अलावा उस सैंपल को लेके हम ये भी इंश्योर करते हैं कि उसमें इंपॉर्टेंट विटामिन जैसे कि विटामिन ए और दूसरे विटामिन और मिनरल्स वो हैं या नहीं है, वो आराम से हमें लैब से पता चल जाता है। अच्छा, ये क्या आपने बात की रेंसिड नहीं है, ये समझाएं थोड़ा सा। रैंसिड बेसिकली टेक्निकल टर्म है जब आपका तेल सड़ जाता है। अच्छा। तेल, जला हुआ तेल अमूमन आपको रंग से सिर्फ नहीं पता चल सकता, अमूमन रंग उसका काला हो जाता है लेकिन वो तेल अभी भी यूजेज के लिए सही होता है। लेकिन रैंसिड ऑयल का एक टेस्टिंग किट होता है जो हमारी टीम्स के पास होता है, जो ऑन द स्पॉट हम टेस्टिंग कर लेते हैं या सैंपल लेके हम किसी भी लैब से या अपनी लैब से करवा लेते हैं। सही, तो हम घरों में चेक कर सकते हैं कि तेल इस्तेमाल के काबिल है या घरों में नहीं? टेस्टिंग करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है, लेकिन घरों में भी अमूमन 2-3 दिन के बाद वो घर वाले चेंज करते हैं। रेस्टोरेंट में एक अलग निज़ाम होता है, क्योंकि घर में आप इतना क्वांटिटी तो नहीं बना रहे जैसे रेस्टोरेंट में बना रहे हैं, तो उनका चेक करना और ज़रूरी, क्योंकि उनका तेल जल्दी रैंसिड हो जाता है या जल्दी जल जाता है। वो पक के तेल जो है वो बिल्कुल, उसी में बिल्कुल, फिर वो। बिल्कुल। तो जब आप लोग देख लेते हैं कि अगर वो रेंसिड है, तो फिर उसके लिए क्या SOP होता है, क्या करते हैं रेस्टोरेंट वाले? एक तो हम वो ऑयल जो यूज़ हुए ऑयल है उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको सही है। ज़ब्त कर लेते हैं, और उसके अलावा इंश्योर करते हैं कि फूड बिज़नेस ऑपरेटर थ्रू पेनल्टीज़ इंश्योर करते हैं कि नेक्स्ट टाइम वो इस तरह का यूज़ ना करें और लूज़ ऑयल यूज़ ना करें। प्रॉपर कंपनी से लिया और न्यूट्रिशन वैल्यू चार्ट लगी हो उस पे, और जो सोर्सिंग कर रहे हैं वो एक प्रॉपर रिस्पेक्टेबल या एक स्टैंडर्ड की कंपनी हो उससे यूज़ करें। तो इससे मुझे ये बात समझ में आ रही है कि खुला तेल इस्तेमाल नहीं कर सकते। खुला तेल इस्तेमाल ना करें तो बेहतर है। अच्छा, ये वैसे बैंड है? बैन नहीं है, लेकिन लूज़ ऑयल का इशू ये होता है उसकी सोर्स की वेरिफिकेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आया तेल वाकई में उस सोर्स से आ रहा है जिसका आपको बताया जा रहा है। डब्बे वाले तो जब एक लेबल लगाते हैं या एक अपनी ब्रांडिंग और इंग्रेडिएंट्स लिखते हैं, वो जिम्मेदारी ले रहे हैं कि जी मैं वो फूड बिजनेस हूँ, मैं रजिस्टर्ड हूँ, मेरी अपनी इक्विपमेंट और टेस्टिंग वगैरह हुई है और मैं आपको ये फाइनल प्रोडक्ट तो हूँ। मुझे फहद ये बताएं कि कंज्यूमर होने की हैसियत से मैं सिर्फ एक पैकेजिंग वाला ऑयल या वो घी ले लिया मैंने और उसके पीछे न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, ये कैसे मुझे पता चलेगा कि ये जहाँ पे बना है वो जगह भी सही है, वो तेल वाकई में सही बन रहा है? वो सिंध फूड अथॉरिटी की जिम्मेदारी है। अच्छा। हमारा यही मेन काम है कि कंज्यूमर, क्योंकि ज़ाहिर बात है कंज्यूमर को इतनी नॉलेज नहीं होती जैसे हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट या हमारा डेली का एक्सपीरियंस है। तो हमारी जिम्मेदारी यही है कि कंज्यूमर तक पहुंचने तक ये चीज़ इंश्योर की जाए कि वो कहाँ बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जहाँ उसकी हो रही है, और एक हाई प्रोडक्शन हो रही क्वालिटी है स्टैंडर्ड हो। और उसकी वो स्टैंडर्ड यानी कि फोर्टिफिकेशन भी उसमें जी। ज़रूरी है। ठीक है। और दूध में भी इसी तरीके से चेकिंग होती है कि ये जी। फोर्टिफिकेशन होती है दूध में या? फोर्टिफिकेशन तो नहीं, उसमें विटामिन और मिनरल्स ही देखे जाते हैं, उसको फोर्टिफिकेशन ही कहेंगे, लेकिन उसमें उसके अलावा डेंसिटी या थिकनेस ऑफ द मिल्क जैसे मैं बात कर रहा था वो भी बहुत ज़रूरी होता है चेक करना कि उसमें डाइल्यूट तो नहीं किया गया। दोनों एंड से वो अनहेल्दी हो सकता है, आया कि वो थोड़ा डाइल्यूटेड हो या उसमें इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स ना हो। एक फूड के उस पे मैं अगर मैं बात करूं दूध के हवाले से, तो एक दूध वाले से भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, तो उसका ये कहना था कि मैडम हम तो सिर्फ पानी ही तो मिलाते हैं, पानी तो साफ होता है या पानी तो वैसे भी पीते हैं, तो वो उसको कैसे आप लोग फिर उस पे फाइन होता है या ये ठीक है, ये सिर्फ उसमें आता है, लाइक फ्रॉड में आता है या उसमें आता है सिर्फ?
फ़ाइन तो हम करते ही हैं, लेकिन देखें मकसद वही है ना कि फ़ाइन कब तक करेंगे। मकसद तो हमारा ये है कि उनकी नॉलेज बढ़ाई जाए, उनकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि वो खुद भी एहसास करें कि जी अगर हम दूसरों को ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं इस क्वालिटी का, तो हम अपनों को भी क्या वो बेचेंगे, मेरा बच्चा भी क्या वो पिएगा। तो इंश्योर यही करते हैं कि उनको एहसास दिलाया जाए और उनको नॉलेज दी जाए, और फ़ाइन ये होता है कि उनको थोड़ा प्रेशर दिया जाए कि चीज़ें इम्प्रूव करने की तरफ जाएँ। सर, आपने बताया कि सिंध फूड अथॉरिटी 2018 में वजूद में आई। सिंध फूड अथॉरिटी के कितने डिपार्टमेंट्स हैं और किन-किन कैटेगरीज पे ये काम कर रही होती है? सिंध फूड अथॉरिटी खुद एक अथॉरिटी है और उसके नीचे डिफरेंट विंग्स हैं हमारे पास, ओके। जो अलग-अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करते हैं। मेजर जो विंग है वो ऑपरेशंस विंग है, जिसमें मैं एडिशनल डायरेक्टर हूँ और एक और है हमारे सर। उसके अलावा हमारी फाइनेंस और एडमिन का विंग है, जो कि हमारे एम्प्लॉइज़ के इश्यूज़ और फाइनेंशियल इश्यूज़, अकाउंट्स वगैरह वो देखते हैं। फिर हमारे है टेक्निकल विंग। टेक्निकल विंग में हम नॉट ओनली एसओपी क्रिएशन, अवेयरनेस कैंपेन क्रिएशन, और जो हमारी सारी लैब्स होती हैं टेस्टिंग वाली, वो सारे वहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं, इंक्लूडिंग कोलैबोरेशंस विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस। फिर हमारा है रजिस्ट्रेशन विंग। रजिस्ट्रेशन विंग मोस्टली सिंध फूड अथॉरिटी के लाइसेंसेस की रजिस्ट्रेशन को देख रहा होता है कि जो फूड बिजनेस लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपर प्रोसेस से हो जाए। उसके अलावा हमारा एक ट्रेनिंग का विंग भी है, जिसके ज़रिए हम फूड हैंडलर्स को, डिफरेंट फूड बिजनेसेस को ट्रेनिंग्स भी देते हैं अलग अलग मौज़ुओं पे कि वो बेहतर अपनी जॉब परफॉर्म कर सकें। उसके अलावा हमारा मीडिया का भी अलग विंग है कि प्रमोशन के लिए, पब्लिक अवेयरनेस के लिए मीडिया कैंपेन्स चलाए जाएँ, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पे, और सोशल मीडिया पे। ये हमारे कुछ विंग्स हैं। बेहतरीन। सर, मुझे ये बताएं कि कंप्लेन हैंडलिंग भी है? जी, कंप्लेंट हैंडलिंग ऑपरेशंस के अंडर ही आता है। सही है। कंप्लेंट हैंडलिंग हमारा व्हाट्सएप का एक ऑफिशियल कंप्लेंट नंबर भी है, उस पे लोग रीच कर सकते हैं। हमारे पास अपनी वेबसाइट भी है हमारी, जिसके थ्रू आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। हमारे कॉल के नंबर्स भी हैं, जिस पे आप कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं, और ऑफ़िस हमारा मेन सिंध फूड अथॉरिटी का तो है ही है, जहाँ पे कभी भी आप वॉक इन करके कोई भी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। ओके, सही। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जब हम कंप्लेन करते हैं तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? अब कंप्लेन आपके पास आ गई, वो किसी भी मीडियम से आई, जो आपने भी 3-4 मीडियम्स बताए, उसके बाद आपके क्या स्टेप्स होते हैं? उसके बाद पहले तो हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट की टीम से, जो टीम के एरिया में ये फूड बिज़नेस है जिसके बारे में कंप्लेंट आई है, हम वहाँ जाके टीम को कहते हैं आप विज़िट करें इमीडिएटली, और हमारी जो भी फ़ोटो वीडियो एविडेंस है, डॉक्यूमेंटेशन जो आपको नज़र आ रही है इशू की, वो आप बताएँ। बट क्योंकि वो उन्हीं का इलाका होता है, तो हमारी एक और टीम भी होती है जो विजिलेंस का काम करती है। अमूमन उनसे भी हम क्रॉस चेक करवाते हैं वो कि आया कि ये टीम ने मिसरिप्रेजेंट किया है, या मे बी उनसे गलती हो गई हो और कंप्लेन हो गई है, तो वो टीम फिर वेरीफाई करती है हाँ जी वो बात सही है या नहीं है। उसके बाद फिर हम फूड बिज़नेस से कॉन्टैक्ट करके उनका एक्शन लेते हैं। अगर वाकई में कंप्लेन में पता चलता है हमें कि उस जगह पे कोई मिलावट ऐसी कोई चीज़ है, तो हम उसको जाके फाइन करते हैं और एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में बंद भी करते हैं। सही। तो कंप्लेन के हवाले से मुझे ये बताएं कि आपको अमूमन किस तरह की कंप्लेंट्स रिसीव हो रही होती हैं? अगर हम इसको उस पे देखें, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें, क्या कंज्यूमर एंड से आ रही होती हैं या फूड बिजनेसेस वाले भी किसी फूड बिजनेस की कंप्लेन कर रहे होते हैं? अमूमन तो कंज्यूमर एंड से ही आ रही होती हैं। अच्छी बात ये है कि हमारी आवाम इस बात में एक्टिव है कि हमें इन्फॉर्म करती है कि जी उनको अपने इलाके में या अपने पड़ोसियों में आगे पीछे इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। दूध बहुत कॉमन कंप्लेन है हमारे पास। उसके अलावा गोश्त बहुत कॉमन कंप्लेन है हमारे पास कि उसमें एक्सपायर्ड गोश्त या कोई बुरे हाइजीनिक कंडीशन में या मिलावट वाली कंडीशन में। लेकिन हाँ, फूड बिज़नेसेस की तरफ से भी हमें कंप्लेंट्स आती हैं दूसरों के बारे में, उसको भी हम वेरीफ़ाई करते हैं, लेकिन वो कम आती हैं। और कई दफ़ा ऑब्वियसली हमारे अपने इदारे के बारे में भी कंप्लेंट्स आती हैं कि जी हमने ये वीकनेस या वो वीकनेस आपकी देखी है, आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। उसको फिर कौन देखता है, जो एसएफए के अगेंस्ट होगी अगर कोई? बिल्कुल, वो ऑपरेशंस ही देखता है। ऑपरेशंस इंश्योर करता है कि हम अपने डायरेक्टर जनरल साहब को वीकली बेसिस पे डिफरेंट कंप्लेंट्स की डिटेल्स दें, और फिर उसी के ज़रिए वो फिर इंश्योर करते हैं कि वो कंप्लेंट्स दर्ज हों। स्पेशली जो हमारे अगर कोई वीकनेसेस की कंप्लेंट्स हैं, तो वो तो बहुत सीरियसली ली जाती हैं और उसी वक्त करेक्ट की जाती हैं। अच्छा, अगर एक कंज्यूमर ने फॉर एग्जांपल दूध के ऊपर कंप्लेन कर दी है, उसको बाद में ये इन्फॉर्म किया जाता है कि उसकी कंप्लेंट पे एक्शन हो चुका है, वो एड्रेस हो गई है? अमूमन अच्छी बात ये होती है वही हमें फ़ोन करते हैं, वही हमें फ़ोन करके बताते हैं कि थैंक यू सो मच सिंध फूड अथॉरिटी, आप आए हमारी कंप्लेंट पे और हमारे मसले को देखा आके। लेकिन अगर नहीं भी करते, तो अब जिन लोगों ने हमें बताया होता है जिस कंप्लेन के, अब ऑब्वियसली नाम और नंबर तो लोग लिखवाते हैं, उसी पे फिर हम बताते भी हैं उनको कि जी हमने कंप्लेन कर दी और थैंक यू सो मच फॉर इन्फॉर्मिंग सिंध फूड अथॉरिटी। और आगे भी ऐसे बताया करें कि हम अपनी फूड सेफ्टी को बेहतर कर सकें आपके इलाके में। सही, सही। तो ये कंप्लेन मैकेनिज्म के लिए आपका कोई पोर्टल है या डायरेक्ट वेबसाइट पे ही जाना है? वेबसाइट और व्हाट्सएप का पोर्टल ही हमने बनाया है, स्पेसिफिक व्हाट्सएप का नंबर है और वेबसाइट पे हमारे पोर्टल बना हुआ है कंप्लेन के लिए।
लेकिन आप किसी भी हमारे कम्युनिकेशन जगह पे फेसबुक हो या सोशल मीडिया हो हम्म। या हमारे ऑफिस हो या हमारी फ़ोन लाइन्स हो, उस पे आप कर सकते हैं। उस पे कर, और फेसबुक पेज भी आप लोग जी, ऑपरेट जी, कर जी, रहे जी, जी। होते हैं और ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है फहद, आप मुझे ये बताएं कि ऑपरेशंस को आप देख रहे हैं और एक काफ़ी बड़े रीजन को आप कवर कर रहे हैं। आपने फील्ड में जाने के बाद कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स लिए जिसमें आपको लगता है कि नहीं, वो आपके एंड से ही इनिशिएट हुए और फिर वो एसएफए में इम्प्लीमेंट हो गए? अच्छा सवाल है आपका। पहले जैसे मैंने ज़िक्र किया कि हम वीकली कैंपेन्स तो कराते ही हैं दूध पे, गोश्त हम्म। पे, एटसेट्रा पे। पर कई दफ़ा ऐसी चीज़ें भी आती हैं, जैसे कि रिसेंटली हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि हम सुपरमार्केट्स में जाके देखते थे कि जो बेबी फ़ॉर्मूला है, वो नियर एक्सपायरी कितना पड़ा है। क्योंकि ये बहुत बड़ा इश्यू हमारे नॉलेज में आया था कि नियर एक्सपायरी बेबी प्रोडक्ट्स जब वो बेचे जाते हैं कंज़्यूमर को, तो अमूमन उसको टाइम लगता है थोड़ा यूज़ करने में। उस टाइम में अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो आई नहीं। तो हमने सारे मार्ट्स को हमारी टीम्स के ज़रिए इन्फॉर्म किया और लेटर दिया कि जी, जो भी बेबी फ़ॉर्मूला आप सेल कर रहे हैं, एक तो अगर 6 महीने की वैलिडिटी उसमें आ गई है एक्सपायरी में, तो आप उसको अलग मार्क करके एक अलग एरिया में रखेंगे। उसके अलावा उसको प्रमोशन पे लगाएँगे कि वो जल्दी प्रोडक्ट आपका बिके, कि उसमें कम से कम मार्जिन मिले कंज़्यूमर को, या जो ले रहा है यूजुअली वालदा ही ले रही होती है, कि वो कंज़्यूम हो जाए एक्सपायर होने से पहले। और वो अवेयर हो, जी। जो कंज्यूमर है वो इस बात से अवेयर हो कि जो बेबी फार्मूला आप ले रहे हैं, अगर वो आपने डिस्काउंट से लिया है या मार्ट में है और उसकी एक्सपायरी है करीब, तो आप उसको घर पे लाके जल्दी कंज्यूम करें। समटाइम्स एज ए मदर मैं खुद भी इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुकी हुई हूँ कि कभी कभी होता है कि हम बल्क में ले लेते हैं क्योंकि बच्चे ने तो दूध पीना ही है। तो वो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो 3 महीने का पुराना पैकेट पहले इस्तेमाल कर लिया, पहले वाला बाद में कर लिया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना घरों में थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल से एसएफए का ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है जो उन्होंने अपने एंड से लिया कि जो बेबी फार्मूला है उसको स्टोर पर ही 6 मंथ्स की अगर उसकी एक्सपायरी रह गई है तो उसको आप अलग से किसी अलग से उसको शेल्फ करें और उस पर एक्सपायरी मेंशन हो और उसको डिस्काउंट पे लगाएं ताकि वो जल्दी से बिके और लेने वाले को ये बताएं कि वो कंज्यूम भी जल्दी हो। तो बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके फहद। आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमें बताया कि सिंध फूड अथॉरिटी किस तरह से काम कर रही है और एक बहुत पॉपुलेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड शहर को आपकी टीम्स कैसे मैनेज कर रही हैं और कैसे इंश्योर करती हैं फूड सेफ्टी को। मैं चाहूँगी प्रोग्राम ख़त्म करने से पहले आप हमें मैसेज दें एज ए कंज्यूमर। हम सुनना चाहेंगे कि एसएफए हमसे क्या कहना चाहता है और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को भी अगर आप कोई मैसेज देना चाहें तो। कंज्यूमर्स के लिए तो मैं ये कहूँगा जी कि सिंध फूड अथॉरिटी आप ही का इदारा है। आप लोग जितना हमें बताएंगे कहाँ पे आपको मसले मसाइल नज़र आ रहे हैं फूड रिलेटेड बिजनेसेस में, उतनी बेहतर हम अपनी ड्यूटी कर सकेंगे। उसके अलावा जो भी हमारे पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स चलते हैं, वो हर रीजनल लैंग्वेज में, उर्दू में, सिंधी में, पंजाबी, डिफरेंट जगहों में चलते हैं। उनको सुनें और समझें, और समझ के अपने घर में और अपने इर्द-गिर्द में वो बातें फैलाएँ कि लोगों को जितना अवेयरनेस, जितनी नॉलेज बढ़ेगी उनकी, उतनी हमारी जॉब आसान हो जाएगी। सही। और फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए? और फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स को मैं यही कहूँगा जी, देखें नफ़ा नुकसान तो होता रहता है, लेकिन जानी नुकसान जो है वो बड़ा ख़तरनाक बड़ा है। खतरनाक है। प्लीज़ प्रॉफ़िट अर्निंग के उस प्रोसेस में इंश्योर करें कि अवाम उन्नास को नुकसान ना हो, और आपके प्रोडक्ट्स ही हमारी रिप्रेजेंटेशन। जितने अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप बनाएंगे, उतनी अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स कल एक्सपोर्ट लेवल पे भी ले जा सकते हैं, और सिंध फूड अथॉरिटी भी उससे सीख सकती है और उसी के ज़रिए बेहतर से बेहतर बना सकती है फूड इंडस्ट्री को। सही। बहुत शुक्रिया आपका फहद हमें ज्वाइन करने के लिए। इसी पैगाम के साथ मैं भी अपने शो का इख्तिताम करूंगी कि जो प्रॉफिट है उसको अर्न करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक गलत तरीका हो सकता है जिसको हम एडल्ट्रेशन और इसके ज़िम्मे में लेके आते हैं। एक और तरीका भी हो सकता है कि अगर आप एसओपीज़ को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्ट की ग्रोथ होगी, लोग आपकी प्रोडक्ट की डिमांड करेंगे और इसी तरीके से आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा और अल्टीमेट पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो मैं चाहूँगी हमारे फूड बिजनेस ऑपरेटर्स और कंज्यूमर्स दोनों के लिए कि एसएफए का साथ दें, इनके मैंडेट को समझें, इनके विजिट्स को समझें कि वो क्यों आते हैं और इससे हमें हमारे लिए क्या बेहतरी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर अगेन कि आपने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और एपिसोड के साथ। खुदा हाफिज़।